नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। मॉस्को में एक धमाके से रूस के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल इगोर कैरिलोव की मौत हो गई है। यह धमाका एक स्कूटी में छुपे बम के जरिए किया गया। रॉयटर्स के मुताबिक धमाके की जिम्मेदारी यूक्रेन ने ली है। यूक्रेन का कहना है कि इगोर कैरिलोव रासायनिक हथियारों का दोषी था। धमाके में रूस के सैन्य अधिकारी की मौत से अब दोनों देशों के बीच में नए स्तर पर जो जो टेंशन है, जो तनाव है, वो बढ़ गया है और ये इस वक्त की ताज़ा जानकारी आ रही है। जॉर्जिया में एक रिजॉर्ट में कल जिन 11 भारतीयों की मौत हुई थी, उनके परिजनों के यहां मातम का माहौल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरेटर से मोनोऑक्साइड गैस रिसने की वजह से इन लोगों की मौत हो गई। जॉर्जिया के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने प्रारंभिक जांच में किसी भी प्रकार की चोट या हिंसा के संकेत मिलने की पुष्टि नहीं की है। इस हादसे में कई परिवारों का अकेला जो कमाने वाला था वो खो दिया। मोगा के गगनदीप भी इस हादसे में मारे गए। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਆ ਬਸ ਆਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ। ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਲਾਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰਲੇ ਪੈਸੇ ਉੱਧਰ ਲਾ ਲੂ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਘਰੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਘਰੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਬਸ ਘਰੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਦਿਓਰ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਸਾਨੂੰ ਆਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਘਰ ਦੇ? ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ। ਗਏ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਭੇਜਿਆ ਭੂਜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਪਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹੀ ਤਾਰਨੇ ਸੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਘਰੇ ਕੋਈ नहीं जी, इकल्ले फादर साहब ही है जी ਉਹਦਾ। वहीं पंजाब के खन्ना का रहने वाला समीर उसी रिजॉर्ट में काम करता था जहां यह हादसा हुआ। 6 महीने पहले ही वो जॉर्जिया गया था। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਵਗੈਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰੇਟਰ ਵਾਲਾ ਹੀਟਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ 12 ਦੇ 12 ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਗਈ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ नहीं जान दे रहे। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की, जो लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल कंट्रोल को लेकर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के लिए चीन जा रहे हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन सीमा को लेकर यह एक अहम बैठक आज और कल होगी। इस दौरान डोभाल चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ चर्चा करेंगे। इस यात्रा को दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। गलवान झड़प के बाद यह विशेष प्रतिनिधि स्तर की पहली वार्ता है। एनएसी अजीत डोभाल 18 दिसंबर को बीजिंग में होंगे। वहां पर वो वांग यी, जो कि चीन के विदेश मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात जो है दोनों देशों के सीमा विवाद के मुद्दे को सुलझाने के लिए है। भारत की तरफ से अजीत डोभाल जो हैं वो विशेष प्रतिनिधि हैं सीमा विवाद के मुद्दे पर। दूसरी तरफ वांग यी न सिर्फ विदेश मंत्री हैं बल्कि वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके राजनीतिक ब्यूरो के वो सदस्य भी हैं, और इसके लिए सीमा विवाद के मुद्दे पर उनको ये विशेष जिम्मेदारी दी गई है। भारत चीन की सीमा पर शांति स्थिरता बनी रहे, इसके लिए बातचीत होगी और ऐसा समाधान जो दोनों को मान्य हो, ऐसा इसे निकालने की कोशिश की जाएगी। ये 23वें दौर की बातचीत होगी। दोनों पक्षों ने इस बातचीत का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है। ये बातचीत
23 अक्टूबर को रूस के कजान में जब पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले तो उस वक्त जो बातचीत दोनों के बीच हुई और जिन चीज़ों पर सहमति बनी, उसके बाद इस पर भी सहमति बनी। एसआर लेवल, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की बातचीत पर भी सहमति बनी और उसके बाद ये बातचीत हो रही है। 22वें दौर की, यानी इसके पहले की दौर की जो बातचीत हुई थी वो असल में 21 दिसंबर 2019 को हुई थी, दिल्ली में हुई थी ये बातचीत। इसमें दोनों देशों ने एक दूसरे की स्थिति के बारे में ध्यान रखने, सेंसिटिविटीज़ को ध्यान में रखने की बात की थी। सीमा पर सेनाओं के बीच बेहतर कम्युनिकेशन हो, इस पर बात की थी। शांति, स्थिरता और दोनों के मान्य समाधान पर बातचीत की थी और सहमति भी इस पर बनी थी कि इसको लेकर बातचीत होगी। इस बैठक के, यानी 22वें दौर की बैठक के ठीक पहले अक्टूबर में शी जिनपिंग भारत के दौरे पर थे और वहाँ पर जो चेन्नई में इनफॉर्मल समिट दोनों देशों के बीच हुआ था उसमें इस बातचीत के बारे में भी बात हुई थी। लेकिन 22वें दौर की बातचीत के बाद बातचीत बंद हो गई। बंद इसलिए हो गई क्योंकि 2020 में दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई, उसमें भारत के कई सैनिक जो हैं वो शहीद हुए। भारत ने साफ कर दिया कि जब तक वहाँ पर हालात सामान्य नहीं होते हैं और कोई भी रिश्ता किसी भी लेवल पर आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन कजान में जब दोनों देशों के बीच ब्रेक थ्रू हुआ है, उसके बाद एक बार फिर से इस बातचीत को शुरू किया गया है और ये बातचीत काफ़ी अहम है इस कारण से भी क्योंकि सीमा पर क्या होता है उसको लेकर काफ़ी कुछ इसमें इस बैठक में चर्चा इस पर की जाती है। तो 18 दिसंबर को इस बातचीत से क्या निकलता है ये भी देखने वाली बात होगी। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। चलिए बात करते हैं एक देश में एक चुनाव बिल की जो लोकसभा में पेश करने को लेकर जिस पे वोटिंग हुई। नई लोकसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई जिसमें बिल पेश करने के पक्ष में बहुमत आया, लेकिन सदस्यों की मांग पर दोबारा पर्ची से मतदान हुआ और बहुमत से सदन ने इसे स्वीकार किया। इससे पहले लोकसभा बिल पेश करने का विरोध करते हुए कांग्रेस ने इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। टीएमसी ने भी जमकर इसका विरोध किया। इस बिल से विधानसभाओं की स्वायत्तता को खतरा बताया। असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध करते हुए कहा कि यह बिल क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देगा। समाजवादी पार्टी, डीएमके, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की एनसीपी ने भी इस बिल का विरोध किया, जबकि सरकार की में शामिल टीडीपी बिल के साथ खड़ी दिखाई पड़ी। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, विथ योर परमिशन आई विश टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष, भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। State government and the state legislative assembly are not subordinate to the central government or to the parliament itself. The autonomy of the state legislative assembly is being taken away. That is ultra virus. That is the basic structure of the constitution. Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 1419. And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए।
जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। वहीं लोकसभा में आज क्या हुआ, इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो है लोकसभा में पेश कर दिया गया है और पेश करते वक्त सरकार उन्होंने जो अनुमति मांगी हाउस से, उसके अनुसार सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़े हैं और सरकार के विरोध में 198 वोट पड़े हैं, यानी बहुमत जो है सरकार के पास था, इसलिए सरकार ने लोकसभा में ये बिल पेश कर दिया है। अब बात करते हैं चरण 2 की। चरण 2 में ये होगा कि सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। चूंकि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल है, ये जो है वो संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए सरकार को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। 2/3 बहुमत का मतलब ये है कि लोकसभा में सरकार के पास करीब 362 सांसद चाहिए और राज्यसभा में 164 सांसदों की सहमति चाहिए। लेकिन जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उसके अनुसार सरकार के पास लोकसभा में 294 और राज्यसभा में 112 सांसद हैं, यानी सरकार के पास दोनों सदनों में 2/3 बहुमत नहीं है। यही वजह है कि इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी में भेजा जाने की संभावना है। वहां भेजा जाएगा और जब जेपीसी का गठन होगा तो वो जो जेपीसी का गठन होता है वो जिसके जितने दलों की संख्या होती है उसके आधार पे किया जाता है, यानी जेपीसी में भी सरकार का बहुमत होगा। बाकी जितने भी दल हैं उनकी संख्या के आधार पर सांसद जो है जेपीसी में नियुक्त किए जाएंगे। जेपीसी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों के सांसद होते हैं। जेपीसी की मीटिंग्स होगी, मीटिंग के बाद जो है वो तय होगा वह उसके आधार पर एक बार फिर से नया बिल तैयार किया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन का। उस बिल को आने वाले दिनों में जो सत्र होंगे, इस सत्र में तो नहीं आ सकता, शायद जो बजट सत्र हो उसमें या उसके बाद के सत्र में लाया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत जुटाने के लिए विपक्ष का सहयोग लेना पड़ेगा और विपक्ष का सहयोग कैसे मिलेगा ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि विपक्ष जो है इस बात को लेकर के काफ़ी अड़ा हुआ है कि वो इसके समर्थन में नहीं है। दूसरी एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने भी होगी कि जब एक साथ पूरे राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ कराए जाएंगे तो इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम मशीन कहां से आएंगे और इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी, कैसे की जाएगी, यानी ये सारी चुनौतियां चुनाव आयोग के पास है। लेकिन वो तीसरा चरण है। दूसरे चरण में सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस ढंग से लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत का जुगाड़ किया जाए और इस बिल को आने वाले दिनों में पास कराया जाए। प्रियंका गांधी की पर्स जो बैग वो लेकर आ रही हैं इन दिनों, पॉलिटिक्स पर चर्चा उस पर गर्म है। परसों वो एक बैग लेकर आई थी जहां लोकसभा में दिखाई पड़ी है जिसमें फिलिस्तीन लिखा हुआ था। इस पर लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने बड़ा एतराज़ जताया। उन्होंने बांग्लादेश क्यों नहीं याद आ रहा जहां हिंदुओं को मारा जा रहा है। इस पर बीजेपी पे पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी ने एक पार्लियामेंट के अंदर बयान भी दिया और आज प्रियंका गांधी बांग्लादेश लिखा हुआ एक बैग लेकर संसद में पहुंच गई। लेकिन ये मामला आसानी से खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने फिलिस्तीन लिखे बैग पर चर्चा की और कई सवाल प्रियंका गांधी पे खड़े किए। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान
अच्छा काम कर रहा है। बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर, तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? राजस्थान की भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर पहुंचे और 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में को संबोधित किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने बिजली, पानी, सड़क और रेलवे से जुड़ी 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक नहर परियोजना का उद्घाटन करके राजस्थान के 21 जिलों में दशकों के जल संकट को खत्म करने की पहल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद 5-6 दशकों में कांग्रेस ने जो काम किया, उससे ज़्यादा काम 1 दशक में हमने करके दिखाया। साथियों, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को कांग्रेस ने कितना लटकाया, ये भी कांग्रेस की नीयत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये किसानों के नाम पर बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन किसानों के लिए न खुद कुछ करते हैं और न ही दूसरों को करने देते हैं। कांग्रेस कभी आपके जीवन से पानी की मुश्किलें कम नहीं करना चाहती। हमारी नदियों का पानी बहकर सीमा पार चला जाता था, लेकिन हमारे किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता था। कांग्रेस समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। राजस्थान ने तो इस कुनीति के कारण बहुत कुछ भुगता है। यहां की माताओं बहनों ने भुगता है, यहां के किसानों ने भुगता है। राज्यसभा में आज संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन है, जहां केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला। जेपी नड्डा ने आपातकाल समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो कई बार लोग ये महसूस करते हैं कि हम प्रगतिशील नहीं। समर्पण, संविधान प्रतिबद्धता, संविधान के प्रति इमरजेंसी किस लिए लगी? देश को खतरा था क्या? देश को खतरा था क्या? नहीं, देश को खतरा नहीं था, कुर्सी को खतरा था। किस्सा कुर्सी का था, कुर्सी को खतरा था, और इसके चलते सारा देश अंधकार में डाल दिया गया। और 25 जून 1975 को प्रेसिडेंशियल असेंट के द्वारा आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनल डिस्टर्बेंस बताते हुए फंडामेंटल राइट्स को 19 और 21 आर्टिकल को निलंबित कर दिया गया। देश को जोड़ने का काम आदरणीय सरदार पटेल जी, भारत के होम मिनिस्टर, उनको दिया गया। और ये मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत समय बाद मैंने कांग्रेस के तरफ से भी सरदार पटेल का नाम सुना, बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद। After years I heard from the Mukharbind of the Congress people speaking about Law Purush Sardar Vallabh Bhai Patel. उन्होंने 562 रियासतों को जोड़ा, 562, the Iron Man, and one was left, and that one was left, that was Jammu Kashmir, to the then Prime Minister Jawaharlal Nehru.
एक मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत होने के आरोप में दर्ज मुकदमा रद्द करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को इस केस में नोटिस जारी करने से मना कर दिया। मामला दक्षिण कन्नड़ जिले का है, जो 2 लोगों ने मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाए थे। ये मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने इसे रद्द कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सवाल पूछा है कि अगर किसी मस्जिद में कोई जय श्री राम के नारे लगाता है तो ये अपराध कैसे है, और ये पूछा है कर्नाटक सरकार से। 2 हफ्ते में इस पर जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करने से इनकार किया है और सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर अब जनवरी 2025 में सुनवाई करेगा। मुद्दा कर्नाटक का है, जहां पर दक्षिण कन्नड़ जो जिला है वहां पर पिछले साल सितंबर में 2 युवक एक मस्जिद में घुस गए थे और उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए थे। उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसके बाद उनके खिलाफ मामला चला, लेकिन इस बीच कर्नाटक हाई कोर्ट ने दोनों के खिलाफ FIR को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट का ये कहना था कि किसी मस्जिद में जय श्री राम के नारे अगर कोई लगाता है तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता और इससे कोई भी किसी भी तरह का सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो माहौल बिगड़ने की संभावना नहीं है। ये बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे को लेकर हैदर अली नाम के याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता की तरफ से मांग की गई कि हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए, खारिज किया जाए, जिसमें FIR को रद्द कर दिया गया है। लेकिन बेंच जो है उसने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि आप हमें इस सवाल का जवाब दीजिए कि मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाना अपराध कैसे हो गया है। हालांकि कर्नाटक सरकार से जवाब भी मांगा है, उससे उसका पक्ष मांगा है। इस मुद्दे पर 2 हफ्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर आगे सुनवाई भी करेगा, लेकिन काफ़ी अहम है ऐसा मुद्दा, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ये कोई अपराध नहीं है। दोनों युवक कीर्तन कुमार और सचिन दोनों को के खिलाफ FIR को रद्द कर दिया था और कहा था कि इस तरह अगर कोई मस्जिद में जाके जय श्री राम के नारे लगाता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ना ही इससे किसी तरह का सांप्रदायिक जो माहौल है वो खराब होता है, ना ही किसी समुदाय की जो है भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा है कि ये जो है गलत फैसला है और इसके गलत संदेश जाएगा और ऐसे अगर मामले आते हैं तो उससे समुदाय की जो है धार्मिक भावनाएं निश्चित तौर पर आहत होती है। तो सुप्रीम कोर्ट अब जनवरी में इसकी सुनवाई करेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। संभल में शिव मंदिर के आसपास अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो गया है। मंदिर से सटा हुआ एक छज्जा गिराया जा रहा है। मकान मालिक मतीन खुद ही अतिक्रमण हटवा रहे हैं। मंदिर की सुरक्षा के लिए तिरपाल लगाया गया है। वहीं संभल में खगूरसराय इलाके में भी एक और कुआं मिला है। पुलिस प्रशासन उस पर बने छत को तोड़ रही है। खगूरसराय में मिला ये दूसरा कुआं, इससे पहले मिले कुएं से कई मूर्तियां बरामद हुई हैं। लोगों का दावा है कि ये मूर्तियां भगवान गणेश, कार्तिकेय और लक्ष्मी जी की हैं। शाही मस्जिद और इस पुराने मंदिर के बीच में करीब 2 किलोमीटर की दूरी है। वहीं संभल में खगूरसराय इलाके में बंद घर में मंदिर मिलने के बाद उसमें पूजा अर्चना शुरू हो गई है। आज वहां सुबह संबलेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना हुई। सुबह से ही भक्तों का तांता वहां लगा रहा। श्रद्धालु लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। करीब 46 साल बाद मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाया गया। दूसरी शहरों से भी लोग यहां पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। जिम मालिक नादिर शाह हत्याकांड को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली का ये पूरा मामला है। नादिर शाह की दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने साबरमती जेल में बैठकर जिम मालिक नादिर शाह की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस की चार्जशीट में ये खुलासा हुआ है। इस मामले में 12 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें ये खुलासा किया गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने साजिश रची थी। साबरमती जेल में रहकर ये साजिश रची गई थी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में खुलासा हुआ कि 12 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई। लॉरेंस बिश्नोई समेत 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। हाशिम बाबा ने पूछताछ से जो दिल्ली पुलिस की हुई है उसमें यह खुलासा हुआ है।
दिल्ली के जिम ओनर नादिर शाह हत्याकांड की साजिश लॉरेंस बिश्नोई ने साबरमती जेल के अंदर रची थी। ये खुलासा हुआ है दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में। दिल्ली पुलिस ने नादिर शाह हत्याकांड को लेकर 12 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। इस चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई के अलावा हाशिम बाबा, रणदीप मलिक समेत कुल 14 आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में खुलासा किया कि हाशिम बाबा को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ हुई तो उसने पूछताछ में कहा कि नादिर शाह की हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने साबरमती जेल से उसको तिहाड़ जेल में वीडियो कॉल किया था और वीडियो कॉल में उसने 2 सेल फोन दिखाए थे। उसने नादिर शाह को मारने का आदेश दिया था और ये भी कहा था कि नादिर शाह की हत्या के लिए हाशिम बाबा शूटरों का इंतजाम करे। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अमेरिका में बैठे अपने खास गुर्गे रणदीप मलिक को फोन कर कहा था कि नादिर शाह की हत्या के लिए रणदीप हथियार मुहैया कराए। नादिर शाह की 13 सितंबर को उसके जिम के सामने ग्रेटर कैलाश में 2 शूटरों ने आकर हत्या कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सभी शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। कुल 14 आरोपी इस पूरे मामले में पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की एक टीम लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने के लिए साबरमती जेल भी गई थी और नादिर शाह हत्याकांड में उससे पूछताछ भी हुई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में लगातार जांच जारी है और चार्जशीट में ये कहा गया है कि जो हत्या का मोटिव है वो आपसी गैंग वॉर का नतीजा है, अलग अलग गैंगों के बीच दुश्मनी का नतीजा है। हालांकि चार्जशीट में हत्या का स्पष्ट मकसद या मोटिव नहीं लिखा गया है। तो कुल मिलाकर इस मामले में जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट पेश की है और ये साफ किया है कि हत्याकांड की साजिश लॉरेंस बिश्नोई ने साबरमती जेल के अंदर से की थी और जेल से ही उसने वीडियो कॉल कर हाशिम बाबा को नादिर शाह को मारने का आदेश दिया था। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर से ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। दरअसल दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में AQI 400 के पार तक पहुंच गया है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में AQI में भारी वृद्धि देखते हुए ग्रैप 4 के स्टेज को लागू किया गया है। CAQM की इमरजेंसी बैठक में ये फैसला लिया गया। हम लोग तो यहाँ पे वैसे मैं आज अभी सुबह ही पहुँचा हूँ। मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं तो अभी देखूंगा। बाकी वहाँ से थोड़ा पॉल्यूटेड तो है दिल्ली। हाँ, हम अभी देख ही रहे रिसेंटली बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है। अभी एक्चुअली कभी समझ में नहीं आता कि हम ये फॉग है, स्मॉग है, क्या है। और दिल्ली में इतनी सारी अभी गाड़ियाँ हो गई है, पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है। आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। बता दें कि कल रात करीब 10 बजे जो है प्रदूषण की स्थिति जो है वो सीवियर क्वालिटी में पहुंच गई, 400 के पार पहुंच गई, जिसके बाद CAQM के सब कमेटी की एक बैठक हुई। उसके बाद जो ग्रैप 4 है वो इमीडिएट इफेक्ट से दिल्ली में लागू कर दिया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा में और अगर यहाँ का AQI बताओ तो वो 382 है और दिल्ली का जो AQI है वो 400 के पार बना हुआ है, यानी कि 421 अभी AQI। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एक बार फिर जो है धुंध की चादर से सनी दिख रही है दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के सभी इलाके। और बात करें अगर शनिवार को जो AQI है उस समय तक जो AQI है वो मॉडरेट और पुअर क्वालिटी के बीच फ्लक्चुएट कर रहा था, लेकिन कल जो AQI है वो पहले तो वो बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा दिन के समय में, लेकिन रात होते होते जो है AQI 400 के पार पहुंच गया, जिसके बाद ग्रैप 4 लागू कर दिया गया। और इसके तहत जो तमाम तरह की पाबंदियां हैं, रिवाइज्ड जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है, जहां पे ट्रकों की एंट्री दिल्ली एनसीआर में बंद है। इसके अलावा 9वीं तक की कक्षा के जो स्कूल हैं वो हाइब्रिड मोड में चलेंगे। उसके अलावा BS4 डीजल गाड़ियां, BS3 पेट्रोल गाड़ियां भी बैन हैं और तमाम तरह की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उस पर बैन लगा दी गई है, लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी। तो दिल्ली वालों को अब दोहरी मार झेलनी पड़ी है। एक तरफ प्रदूषण की स्थिति जो है वो वापस से सीवियर क्वालिटी में पहुंच गई है, तो दूसरी तरफ जो ठंड है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हवा की गति बिल्कुल कम हो गई, जिसकी वजह से AQI लेवल्स जो हैं वो फिर से जो है गंभीर स्थिति में दिखने लगे हैं और ग्रैप 4 लागू हो गया है। तो अब जो ये दोहरी मार है इससे दिल्ली वालों को इसका सामना जो है दिल्ली वालों को लगातार करना पड़ेगा और परेशानी जो है वो लगातार बढ़ रही है। एक तरफ ठंड की मार है तो दूसरी तरफ प्रदूषण की मार है। नोएडा से प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।